गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम ले रहे हैं आधुनिक विश्व का इतिहास का ही एक अलग टॉपिक, भूमंडलीकरण एवं उसका प्रभाव। तो पहले हम ले रहे हैं भूमंडलीकरण का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण बहुत चर्चित शब्द है। भूमंडलीकरण शब्द भी समानार्थक रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इस शब्द से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख प्रवृत्ति प्रकट होती है। किसी आचार विचार, नियम, संबंध, संगठन या सत्ता के विश्वव्यापी बनने की क्रिया प्रक्रिया का आभास देता है वैश्वीकरण। सैद्धांतिक तौर पर वैश्वीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एक इकाई में परिणत हो। वैश्विक गांव अर्थात ग्लोबल विलेज बनाने की प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण को प्रचारित किया गया है। 20वीं सदी में 4 प्रमुख घटनाएं घटी। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध, बोल्शेविक क्रांति और सोवियत खेमे का विघटन। इन घटनाओं की परछाइयों से वर्तमान सदी मुक्त नहीं रह सकती, बल्कि 18वीं और 19वीं शताब्दियों का उपनिवेशवाद भी 21वीं सदी में अपना नाम, गोत्र, रूप और रंग बदलता दिखाई देता है। 11 सितंबर 1990 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा प्रयुक्त नई विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्दावली को इसी संदर्भ में समझना होगा। अमेरिका की अपनी ज़रूरतों और उपलब्ध अवसर ने उसे वैश्वीकरण का जनक, पालक और पोषक बना दिया। इस तरह वैश्वीकरण अमेरिकी गुट द्वारा अपने हितों के संरक्षण के प्रयोजन से की गई पहल थी, जो कालांतर में उन रास्तों पर चल पड़ी जिसका संभवतः उसे भी सही अनुमान नहीं रहा होगा। वैश्वीकरण से विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण, विश्व सहयोग, विश्व सरकार जैसी सुखद कल्पनाएं आकार लेती हैं। इन अर्थों में अतीत में भी विश्वव्यापी बनाने की कामना होती रही है। वसुधैव कुटुंबकम की सनातन भारतीय मनोकामना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वोच्च आदर्श है, जहां विश्व गांव से आगे जाकर विश्व कुटुंब की परिकल्पना है। बुद्ध का शांति और करुणा का अमर संदेश भारतीय मनीषियों ने बिना मुद्रा और तलवार का सहारा लिए सहज भाव से विश्व स्तर पर प्रसारित करने में सफलता भी प्राप्त की। ना भय, ना प्रलोभन, एक दिव्य विचार के प्रसार की यह अनुपम शैली थी। 20वीं सदी में साम्यवाद और उदार लोकतंत्र के प्रसार का पश्चिमी शक्तियों ने सघन प्रयत्न किया। यह प्रयत्न भी विश्वव्यापी बनने का अनुक्रम था, और परंतु भय और प्रलोभन ने साध्य को अकुलुषित नहीं रहने दिया। अगले दौर में वैश्वीकरण के रूप में एक सुनहरे सपनों का ताना बना बुना गया, परंतु अर्थ ने अनर्थ कर दिया। इसके पीछे निहित आर्थिक स्वार्थों ने इस अवधारणा को इतना कुलूषित कर दिया कि इसकी पृष्ठभूमि से चमकती कोई उजली रेखा भी कालिमा का आभास देने लगती है। वस्तुतः वैश्वीकरण विश्व की एकात्मक अनुभूतियों से सिंचित दर्शन न रहकर आर्थिक बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का स्तर विश्व स्तर पर विस्तार कर अधिकतम लाभ कमाने की विकसित देशों की विगत 2 शताब्दियों की मानसिकता का ही अधुनातन स्वरूप है। विश्व गांव का सुनहरा स्वप्न दिखाते हुए यह व्यापार अवसरों के विश्वव्यापी फैलाव का आर्थिक सिद्धांत प्रतीत होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बाजार परस्पर निर्भर बनते हैं, व्यापार देश की सीमाओं की बंदिशों से बाहर फैलता है तथा तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं का विदोहन करने का यह उपक्रम बनता है। वैश्वीकरण विश्व मैत्री, कल्याण, संवाद, संबंध आदि का संकेत करता है, परंतु वस्तुतः यह उत्पादन व विपणन के प्रसार द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने की पूंजीवादी मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय और अन्य विकासशील देशों के लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसे पश्चिमी शोषण के एक उपकरण के रूप में ही परिभाषित करते हैं। वैश्वीकरण के समर्थक पश्चिमी विचारक भी इसे सार्वभौमिक ग्राम जैसा आत्मिक अभियान मानने की तुलना में प्रगति और उन्नति का सबल माध्यम ही निरूपित कर पाते हैं। आधुनिक संदर्भ में वैश्वीकरण को राजनीतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक अवधारणा मानने की बजाय इसे आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकट किया गया है। अब हम लेंगे वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य। पहला, विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं का निर्बाध आदान प्रदान। दूसरा, विभिन्न राज्यों के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। तीसरा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। और चौथा, विश्व के विभिन्न राज्यों में श्रम का निर्बाध प्रवाह। वस्तुतः उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विश्व स्तर से लेकर राज्यों के स्तर तक विभिन्न कानूनों का निर्माण, वातावरण का सृजन तथा प्रयोगात्मक पहल वैश्वीकरण का मुख्य कार्य है।
परंतु यह विकसित देश का औजार बन जाता है जब वह श्रम के निर्बाध प्रवाह को अवरुद्ध होते देखता रहता है। विकसित देश इसमें अपने हितों पर आघात देखते हैं तो वैश्वीकरण यहाँ मूक रह जाता है। वैश्वीकरण के माध्यम से पूंजी और तकनीक के अविरल प्रवाह को प्रत्येक स्थान पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अब हम लेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली, यह मूलतः आर्थिक क्रियाकलापों का विश्वव्यापी ताना बाना है। दूसरा, इसके द्वारा पूंजी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। स्थिरता और मंदी की मार से ग्रसित विकसित राष्ट्र उच्च प्रतिफल पर अपनी पूंजी का विकासशील और पिछड़े हुए देशों में निवेश करते हैं। तीसरा, तकनीक का निर्बाध प्रवाह भी उच्च प्रतिफल प्राप्त कर विकसित देशों द्वारा नीचे तक सुनिश्चित किया जाता है। चौथा, यातायात और संचार के क्षेत्र में हुआ विकास वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। पांचवा, वैश्वीकरण एक ग्लोबल संस्कृति का प्रतीक बन गया है। छठा, श्रम का निर्बाध प्रवाह वैश्वीकरण की विशेषता है, परंतु विकसित राज्य इस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते रहते हैं। और सातवां, शिक्षा एवं अन्य सेवाओं का भी भूमंडलीकरण हुआ है। तो ये था वैश्वीकरण का अर्थ, उद्देश्य और विशेषताएं।